हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हीना। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल डीप लर्निंग। जैसा कि फ्रेंड्स हमारी जो सीरीज चल रही है आधुनिक भारत की, उसमें हम पढ़ रहे थे कि भारत के वायसराय के विषय में हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे। भारत के वायसराय के बारे में मेरा एक वीडियो पहले आ चुका है जिसमें हमने वायसराय के विषय में पढ़ा था। लास्ट जो वायसराय हमने पढ़े थे वो पढ़े थे लॉर्ड मिंटो सेकंड, जिनका कार्यकाल 1905 से 1910 तक का था। अब हम उससे 1910 के बाद जो भारत में वायसराय के पद पर आए और उन्होंने अपना कार्य किया, उनके बारे में आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक है हमारा भारत के वायसराय और ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दी है वीडियो, आप एक बार उसे जरूर देख लें ताकि आपको पहले के वायसराय के बारे में पता चले। हम ये 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तब तक के जितने भी वायसराय हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि 1947 में जब भारत आजाद हो गया तो फिर वायसराय का पद जो है वो खत्म हो गया और उसके बाद जो नया पद बनाया गया वो भारत के गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। ये हमने टॉपिक जो शुरू किया था वो मेन बंगाल के गवर्नर से शुरू किया था। हमने उसमें बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, उसके बाद में भारत के गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, इन सभी के बारे में हमने डीपली अच्छे से पढ़ लिया और सारे वीडियो मेरे YouTube चैनल पर हैं। आप अगर प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको ये सारी वीडियो वहां पर अपलोड मिल जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। लॉर्ड हार्डिंग जो वायसराय बनकर आए, इनसे पहले जो वायसराय थे वो हमने पढ़ा था कि मिंटो सेकंड थे। मिंटो सेकंड जिनका 1905 से 1910 तक का कार्यकाल था, उनके बाद में ये बने लॉर्ड हार्डिंग भारत के वायसराय। तो ये वायसराय बने 1910 से 1916 तक इनका कार्यकाल रहा। 1910 से 1916 के बीच में जो भी भारत में घटनाएं घटित हुई उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। और उस समय पर जो भारत में वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग के समय में जो भारत में कुछ घटनाएं घटित हुई उनके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो जो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था वो लॉर्ड हार्डिंग के समय में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण घटना जो इनके शासनकाल के दौरान हुई वह यही हुई कि बंगाल का जो विभाजन है उसको रद्द कर दिया गया। इसी के साथ साथ ही दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और दिल्ली दरबार में यह निर्णय लिया गया कि भारत की अब जो नई राजधानी है वो किसको बनाया गया? कलकत्ता, जो पहले भारत की राजधानी थी, कलकत्ता से भारत की नई राजधानी दिल्ली को बनाया गया। ये बात है 1912 ईस्वी की। 1912 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और उसमें भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये भी हमें याद रखना है, इस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को बनाया गया था। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण घटना हुई, 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई। यहाँ पर भारत में 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई। इसी के साथ साथ 1916 में VHU की स्थापना हुई। VHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी, इनके प्रयासों से हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई, VHU काफी फेमस यूनिवर्सिटी है ये, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसकी स्थापना 1916 में हुई और इस समय भारत में जो वायसराय के पद पर नियुक्त थे वे थे लॉर्ड हार्डिंग। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि जिस समय VHU की स्थापना हुई, तो VHU की स्थापना ईयर भी हमें याद रखना है, 1916 में इसकी स्थापना हुई। और उस समय वायसराय कौन थे? वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के बाद जो भारत में वायसराय बनकर आए वो आए चेम्सफोर्ड। इनका कार्यकाल 1916 से 1921 ईस्वी तक 1921 तक रहा। इनके समय पर जो कुछ घटनाएं घटित हुई वह थी कि 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। 1916 में ही होम रूल की स्थापना हुई। होम रूल आंदोलन जो कि एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, इसकी स्थापना हुई। होम रूल आंदोलन शुरू हुआ 1916 में। और 1919 में भारत सरकार अधिनियम बनाया गया 1919। उस समय भी भारत में जो वायसराय के पद पर नियुक्त थे वो चेम्सफोर्ड थे। इसके सिवा 1919 में रॉलेट एक्ट बनाया गया। रॉलेट एक्ट के तहत क्या प्रावधान किया गया था कि किसी भी भारतीय पर
संदेह होने की स्थिति में ब्रिटिश पुलिस उसको क्या है, गिरफ्तार कर सकती है। इस तरीके का एक कानून बनाया गया कि किसी भी भारतीय को संदेह की स्थिति में गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसी कानून के विरोध में 1919 में जलियांवाला बाग में जो जनता एकत्रित हुई थी और वहां पर एक हत्याकांड हो गया, जिसे 1919 का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है, जहां पर निर्दोष लोगों के ऊपर ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा क्या है, गोलियां चलाई गई। तो उस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। 1920 में असहयोग आंदोलन, गांधी जी के द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान। जिस समय भारत में चेम्सफोर्ड गवर्नर के पद पर नियुक्त थे, उसी समय पर भारत में गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया वो क्या था, 1920 में असहयोग आंदोलन। चेम्सफोर्ड के बाद अब नए वायसराय बनकर जो भारत आए वो थे रीडिंग। 1921 से 1926 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके कार्यकाल में जो घटना घटित हुई वो थी 1922 का चौरा चोरी कांड, जिस घटना के तहत क्या था कि पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया, पुलिस चौकी में आग लगा दी गई और उसमें कुछ पुलिस वाले जिंदा जल गए। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। तो ये दो कार्य जो इम्पोर्टेंट हैं वो रीडिंग के समय पर हुए, जब वे भारत में वायसराय के पद पर नियुक्त थे। रीडिंग के बाद जो भारत में वायसराय बनकर आए वो इरविन। इनका शासनकाल काफी महत्वपूर्ण रहा। 1926 से 1931 तक ये अपने इनका जो कार्यकाल रहा वो 1926 से 1931 तक का रहा। इनके समय पर जो घटनाएं घटित हुई वह थी 1928 में साइमन आयोग भारत आया। साइमन आयोग भारत आया और क्योंकि ये जो साइमन कमीशन था इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। यह साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक सुधारों की दृष्टि से भारत आया था, संवैधानिक सुधार करने के उद्देश्य से भारत आया था, लेकिन इसमें कोई भी जो सदस्य था वो भारतीय नहीं था। इसीलिए साइमन आयोग का भारतीय द्वारा विरोध किया गया और लाला लाजपत राय के द्वारा यह नारा दिया गया, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया, किसके विरोध में, साइमन आयोग के विरोध में। 1928 में एक नेहरू जी के द्वारा रिपोर्ट बनाई गई। ये नेहरू जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, यहाँ पर इनके पिता मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। तो ये भी हमें याद रखना है कि नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार की गई 1928 में, उस समय भारत में जो वायसराय के पद पर नियुक्त थे वह थे इरविन। इसके सिवा एक जो और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई वह थी 1929 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक दीपावली घोषणा की गई थी। दीपावली नाम से एक घोषणा की गई थी और इस घोषणा के तहत ये वादा किया था वहां की सरकार ने कि जल्द ही भारत को अर्ध स्वराज का दर्जा दिया जाएगा। ये जो दीपावली घोषणा ब्रिटिश द्वारा की गई उसमें यह घोषणा जो की गई थी उसमें यह बात कही गई थी कि भारत को शीघ्र ही क्या बना दिया जाएगा, अर्ध स्वराज का दर्जा दे दिया जाएगा। इसके सिवा 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी जी के और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ। अगर हम इस समझौते से पहले के बारे में कुछ जाने तो 1930 में गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने दांडी मार्च किया 1930 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। इसी आंदोलन को रोकने के उद्देश्य से और इस उद्देश्य से कि गांधी जी जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें हिस्सा लें, इसके उद्देश्य से इनके बीच में एक समझौता, गांधी जी के साथ एक समझौता किया गया इरविन के द्वारा, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। और यह समझौता 5 मार्च 1931 में किया गया। इसके बाद जो अगले वायसराय बनकर आए वह आए विलिंगडन। विलिंगडन 1931 से 1936 तक भारत में वायसराय के पद पर रहे और इनके शासनकाल में भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो काफी महत्वपूर्ण अधिनियम है क्योंकि हमारा जो संविधान है उसमें लगभग 50% भाग इसी अधिनियम से लिया गया है।
भारतीय संविधान में लगभग 50% जो भाग है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ज्यों का त्यों लिया गया है। तो ये इनके समय पर जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ वह ये था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया गया। विलिंगडन के बाद जो भारत में अगले वायसराय बने वो बने लिनलिथगो। लिनलिथगो 1936 से 1944 तक रहे, 1939 से 1944 तक। और 1939 के दौरान ही क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो हम यह भी कह सकते हैं कि इन्हीं के समय पर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। इसके सिवा इन्हीं के समय पर एक पाकिस्तान की मांग की गई, मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की गई और वह पाकिस्तान की मांग की गई। जैसे पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान के नाम से मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग जो की गई वो इन्हीं के शासनकाल के दौरान की गई। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया। ये भी कह सकते हैं कि आजादी से पहले का ये अंतिम आंदोलन था जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। 1940 में अगस्त प्रस्ताव भारत आया और ब्रिटेन में 1940 में ही ब्रिटेन में चुनाव हुआ और वहां पर जो नए प्रधानमंत्री बने वो बने चर्चिल। चर्चिल नए प्रधानमंत्री वहां पर चुने गए और चर्चिल ने प्रधानमंत्री चुनने के बाद यह घोषणा कर दी कि भारत के जो अगले वायसराय होंगे उनका नाम भी उन्होंने वहां पर घोषित कर दिया कि अब जो माउंटबेटन है वो भारत में नए वायसराय के पद पर नियुक्त होकर भारत जाएंगे। तो इनके बाद ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये घोषणा चर्चिल के द्वारा नहीं की गई थी, ये एटली जब नए बने थे प्रधानमंत्री तो उनके द्वारा की गई थी। चर्चिल के समय पर यह घोषणा नहीं हुई। चर्चिल के बाद जो अगले वायसराय बने वह बने लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 तक भारत में रहे और इन्होंने CR फार्मूला, इन्हीं के समय पर CR फार्मूला आया। CR फार्मूला यानी कि C राजगोपालाचारी फार्मूला, जिसमें भारत के विभाजन के बारे में एक तय किया गया था, एक निर्णय लिया गया था कि भारत का विभाजन किस प्रकार से होगा। इसके लिए C राजगोपालाचारी के द्वारा एक फार्मूला बनाया गया था, लेकिन इस फार्मूले को अली जिन्ना द्वारा ठुकरा दिया गया। अली जिन्ना ने इस फार्मूले को नकार दिया। तो ये हमें याद रखना है कि जो CR फार्मूला आया वो किसके समय पर आया, लॉर्ड वेवेल के समय पर लाया गया। C राजगोपालाचारी के द्वारा 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। इसी समय पर मुस्लिम लीग ने 19 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। ये भी हमें याद रखना है कि सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, 16 अगस्त 1946 को, और किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा। 1947 में इंग्लैंड के PM ने भारत की आजादी की घोषणा कर दी। 1947 में जो इंग्लैंड के PM थे उन्होंने भारत की आजादी की घोषणा कर दी। उन्होंने कह दिया कि अब भारत क्या है, आजाद, जल्द ही आजाद हो जाएगा या अब आजाद ही होने वाला है। 1947 में ही भारत आजाद हुआ था, तो आजादी से कुछ समय पहले, 1-2 महीने पहले उन्होंने ये घोषणा कर दी थी। साथ ही साथ एटली के द्वारा ये कहा गया कि जून 1948 तक भारत में जितने भी अंग्रेज हैं वो भारत को छोड़ देंगे। जून 1948 तक का समय उन्होंने बताया एटली ने, और ये कहा कि इस समय तक जो भारत में इंग्लिश लोग जो भारत में रह रहे हैं वो भारत को छोड़ देंगे। इसके सिवा कैबिनेट मिशन भारत आया तथा संविधान सभा का गठन किया गया। तो इस समय की ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं रही। इनके बाद जो अंतिम वायसराय बनकर भारत में आए वो आए लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत में अंतिम वायसराय रहे क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में भारत आजाद हुआ, और आजादी के बाद 1947 में जब भारत आजाद हो गया तो आजादी के बाद भारत में वायसराय के पद को खत्म कर दिया गया, क्योंकि वायसराय का अर्थ है प्रतिनिधि, मतलब भारत में शासन करने वाला जो प्रतिनिधि है। लेकिन अब इस पद को खत्म करके भारत में एक नया पद बनाया गया जिसे भारत के गवर्नर जनरल के नाम से जाना गया। तो यही भारत के अंतिम वायसराय भी रहे और लॉर्ड माउंटबेटन को ही स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय
भारत के पहले भारत के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। किसको? लॉर्ड माउंटबेटन को। तो हमें याद रखना है कि अंतिम वायसराय भी थे तथा स्वतंत्र भारत के पहले भारत गवर्नर जनरल भी ये रहे। तो ये थी लॉर्ड माउंटबेटन के समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो आज जो हमारा वायसराय वाला टॉपिक था वो खत्म हो गया, क्योंकि हमने 1947 तक जितने भी वायसराय भारत में रहे उन सभी के बारे में पढ़ लिया है। और आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।